बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो मौजू होगा वो बेसिकली नाक कान गला, कि नाक कान गले के मसाइल लोगों को क्यों होते हैं, इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, कौन सी स्पेशलिटी में जाके आपने नाक कने के गले के अमराज को दिखाना होता है। इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। हमारे नाज़रीन हमेशा जानते हैं कि हमने उनको हमेशा एजुकेट करने की कोशिश की है। वो ऑडियंस जो कंटिन्यूसली हमें देखती हैं या हमें सुनती हैं या कभी हमें सुनेगी या जहाँ तक हमारा पैगाम जाएगा, उन सब लोगों की नॉलेज को अपडेट करने के लिए, उनको वेल अवेयर करने के लिए, उनको वेल एजुकेट करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट को बुलाएं और फिर उन्हीं की ज़ुबानी आपकी जितनी भी मिथ्स होती हैं उनको फैक्ट में कन्वर्ट करें, जो कि बेस्ड ऑन साइंस होता है। इसी तरह चूँकि आपको जब भी कोई नाक कान गले के अमराज होते हैं, आपके गले में रेशा गिरता है, आपकी नोज़ का कोई इशू होता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, या इसके अलावा हम देखते हैं आपके कान के अंदर मैल हो जाना, रेशा हो जाना, या आपके कान के अंदर सीटियां बजना या कानों में डबल डबल आवाज़ें आना, ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी ईएनटी स्पेशलाइजेशन में जाके इसको टाइटल किया जाता है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी बीमारी को पहले तौर पे सीरियस नहीं लेते और वो नॉन क्वालिफाइड जगह पे जाके क्वाइकरी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और जो आपकी बीमारी का असल और गोल्डन पीरियड होता है उसको वो वेस्ट कर देते हैं। इस तरह उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। फिर जब वो किसी भी स्पेशलिटी में पहुंचते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी डॉक्टर ने जब मेरा ट्रीटमेंट लिखा तो वो बड़ा एक्सपेंसिव था, फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि देर बहुत लग गई। तो असल रीज़न ये होती है कि जो आपने असल पीरियड होता है बीमारी का, जहाँ से बीमारी शुरू हो रही होती है, वो टाइम असल में आप वेस्ट कर देते हैं। फिर जब आप स्पेशलिटी में जाते हैं तो उन्होंने थ्रू प्रोटोकॉल प्रॉपर आपकी जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती है, डिफरेंट एक्सरेज होते हैं, एमआरआईज है, या जो चीज़ें आपका कंसल्टेंट समझता है वो उसको लेके थ्रू प्रोटोकॉल चलता है जो कि गाइडलाइन के मुताबिक होता है, और फिर जाके आपका ट्रीटमेंट होता है। हम आपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर इन सारे मराहिल के ऊपर बात करेंगे और इन सारी बातों के ऊपर जो मैंने की हैं इनके ऊपर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस अहम और फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, वो मोस्ट पॉपुलर हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं और बेशुमार एक्सपीरियंस रखते हैं और अपनी इस फील्ड के माहिर हैं। तो मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर रशीद साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर की खिदमात ये हैं कि सर इस वक्त LGH में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जो आपकी नाक कान गले की सर्जरी का डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह उससे पहले भी सर बेशुमार जगह पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, और इसी तरह जितने भी हमारे GPs होते हैं, फैमिली फिजिशियंस होते हैं, HOs होते हैं, PGR हैं, या जितने भी रेजिडेंशियल जितनी भी वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उन सबको भी सर जो है वो टीच भी करते हैं। और इसी तरह फिर बेशुमार ऐसे सेमिनार्स, बेशुमार ऐसी CME प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स के नॉलेज को अपडेट किया जाता है, तो सर की एक्सपर्टी वहाँ पे भी होती है। इसी तरह हमारी डिफरेंट सोसाइटी बनी होती है। सर की अपनी भी एक सोसाइटी है जो कि नाक कान गले को रिप्रेजेंट करती है। अभी आने वाले दिनों में सर जो है वो डिफरेंट जगह पे जाएंगे और इनकी कॉन्फ्रेंस भी चलती रहेंगी, उसके बारे में भी सर आपको आगाह करेंगे। वो लोग जो मेडिकल से रेलिवेंट हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो सर की शख्सियत से पहले ही वाकिफ़ हैं। तो सर हम आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ताहिर रशीद से कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर रशीद तक बनने का सफ़र जो है वो आपने कैसे तय किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चूँकि मेरे वालिद साहब लाहौर के GP थे, पायनियर GPs में से, तो मैं बचपन से ही उनके साथ क्लिनिक पे आना जाना था मेरा। तो बस उससे थोड़ा सा मुझे पता चलना शुरू हुआ। जब मैं टीन एज में था तो मैं वहाँ पे अक्सर जाया करता था। फिर मेरा तो वैसे कोई इरादा नहीं था, कोई होता ही नहीं 15-16 साल में जी ऐसे। फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार इसी को ही कंटिन्यू करो। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। ठीक है। वहाँ से मैंने 1990 में ग्रेजुएट किया। ठीक है। उसके बाद मैंने 2 साल रूरल हेल्थ सर्विस की, लाहौर के जामन है एक गांव, इधर 2 साल मैंने किया। उसके बाद मैंने ENT में नाक कान गले में पार्ट 1 कर लिया FCPS, फिर मैं उधर चले गया। 2000 में मैंने ये 2000 में पहले मैंने MCPS किया, फिर मैंने FCPS ENT में कर लिया। जी सर। उसके बाद मैं
लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता रहा। फिर मुझे मौका मिला सऊदी अरब जाने का। वहाँ पे किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो वर्ल्ड नंबर 16 का हॉस्पिटल है। फिर मैं वहाँ पे चले गया, 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर वहीं से मैंने यूरोपियन बोर्ड किया, फेलो ऑफ ऑटोराइनोलरिंगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी, जो ENT की एक बड़ी डिग्री होती है। फिर मैंने वो की। वापस आके मैंने 7 साल मैंने FJ में अपनी खिदमत दी। उसके बाद फिर मैं दोबारा इधर आ गया LGH में। तो वहाँ पे आजकल मैं प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ, नाक कान गला हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में। एक्सीलेंट सर। अच्छा सर, आजकल ये सवाल पूछा जाता है कि मौसम के तब्दील होते, गर्मी हो या सर्दी हो, नाक कान गले के मसाइल क्यों शुरू हो जाते हैं? जी, सबसे पहला पोर्टल आपका खाने पीने के लिए आपका गला आ जाता है। जी सर। और सांस लेने के लिए नाक। दिस इज़ द मेन पोर्टल आपकी बॉडी के लिए। ठीक है सर। तो मौसम का बदलती हुई चीज़ें, जो खुराक में चेंजेस आती हैं, मौसम में चेंजेस आती हैं, डस्ट, स्मोक और ये जो पोल्यूशन है, इन सब का इफ़ेक्ट सबसे पहले कहाँ पे होगा? स्किन पे तो होता ही होता है, आपके नाक में या गले में होगा। ठीक है। जैसा कि आजकल मौसम है, आजकल वो गंदम की कटाई हो रही है। जी, वो उड़ता है। आजकल पोलन ज़्यादा है, ऐसे बाहर के मौसम में पोलन ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे सर। तो आपको नाक की एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, नाक बंद हो जाना, छींकें आना, नाक में से पानी आना। ये तो रिएक्शन है बॉडी का कि वो जो अंदर ऐसे जरासीम तो नहीं कहेंगे, एंटीजन जो एलर्जी पैदा करते हैं, ज़रात अंदर गए हैं या पोल्यूशन गई है, उसके रिएक्शन में नाक ज़्यादा पानी बनाता है, छींकें आती हैं ताकि उसको क्लीन किया जाए। ठीक है। तो ये एक एलर्जी हो जाती है। ठीक है। थोड़ी बहुत तो सबको होती है, उसको हम एलर्जिक रिएक्शन कह देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये पूरा साल चलती है। उसके अंदर फिर आ जाते हैं कि आपके घर का इन्वायरमेंट, एक तो मौसम की वजह से हो गया, मौसम की तब्दीली से एकदम ठंडी हवा हो गई या पोल्यूशन आ गई, ज़्यादा स्मोक आ गई, पोलन्स आ गए, इनसे होता है। दूसरा आपके घर के माहौल से, कारपेट्स में डस्ट है, आपके घर में डस्ट ज़्यादा है, फंगस लगी हुई है, या घर में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हाउस डस्ट माइट्स, ये सबसे ज़्यादा नोटोरियस है। जी जी। ये आपके कारपेट्स में, आपकी बेडिंग में, आपके पुराने कपड़ों में, हर जगह पे मौजूद है। ठीक है। और उनका जो एक्सक्रीटा होता है, जो वो खारिज करते हैं अपनी बॉडी में से, वो एलर्जी पैदा करता है। ऐसे लोगों को पूरा साल एलर्जी रहती है। ठीक है। फिर इसी तरह इंडस्ट्रियल है जिसमें गैसेस, फ्यूम्स है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। रोड पे आ जाएं तो वहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल, ये बहुत नोटोरियस है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, जी, उनका एग्जॉस्ट पार्टिकल ये सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अगर अब हम देखें कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। जी जी। और दुनिया में अगर हम नाक की एलर्जी का अगर रेशो देखें तो 20% के करीब लोगों को ये होती है। ठीक है। पाकिस्तान में यही रेशो चले गई है 40%, और उसको हम रिलेट करते हैं विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। तो उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ एलर्जीज ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है। तो इनसे बचने के लिए, जैसा कि बताया, जब मौसम चेंज होता है तो अपने आप नाक को, जिस तरह के हमें बताया गया दिन में 5 दफ़ा आपने वज़ू करना है, उसका बेसिक लॉजिक पीछे यही है कि जो अलर्गन अंदर गए हम उनको साफ करते हैं। जो लोग नाक की सफाई नहीं करते पानी से, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितना नाक ड्राई होगा, नाक का जो क्लीयरेंस मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। ड्राई नाक होगा तो काम नहीं करेगा, डस्ट होगी नाक में तो वो काम नहीं करेगा, ठंडी हवा होगी तो वो सीलिया होते हैं, वाइपर्स लगे होते हैं, वो काम नहीं करते, तो फिर उससे पोल्यूशन और एलर्जी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा उसके लिए ये है कि नाक को सिर्फ और सिर्फ पानी से साफ़ करना चाहिए। ठीक हो गया। उसमें कोई उंगली, क्योंकि आपकी उंगली पे भी जरासीम है, उंगली नहीं लगानी, टिश्यू नहीं लगाना, कॉटन अंदर नहीं मारनी, सबसे बेस्ट पानी हिट करें, जी बिल्कुल सिंपल प्लेन वाटर। अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल के, अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो आप नमक से साफ़ करें, तो वो आइसोटोनिक चूँकि होता है बॉडी के फ्लूइड के मुताबिक, तो नाक के अंदर एक लेयर बनती है। ठीक है। नाक में डेली हर बंदे के तकरीबन नाक और ऊपर वाले हिस्से में 1 लीटर के करीब ये बनता है, जिसको लोग केरा कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही वो तो आपकी लाइफ लाइन है। ठीक है। अगर वो ना हो तो आप स्वालो नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, और लोग उसको बीमारी बना लेते हैं केरा, फिर उसको थूकते जाते हैं कि ये गंदी चीज़ है। वो गंदी चीज़ नहीं है, वो आप इसी तरह समझ लें कि वो बॉडी का मोबाइल है। अगर गाड़ी के मोबाइल में से लीकेज आप करते जाएंगे तो अल्टीमेटली इंजन
सीज हो जाता है। इसी तरह जब वो बनता है लोग उसको केरा बना लेते हैं, उसको फेंकते जाते हैं, तो उनके पूरे इलेक्ट्रोलाइट जो उस फ्लूइड में होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं, जिससे उनकी टांगों में दर्द, कमजोरी, वीकनेस शुरू हो जाती है और वो बीमार से बीमार होते जाते, कहते हैं जी केरा हो गया। तो केरा एज सच कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है, अल्लाह ताला की तरफ से बनता है। इसके अंदर सारे बॉडी के नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इधर जाते हैं, फिर हम उसको निगलते हैं। ठीक है, हम अभी भी बात की है तो मैंने निकला है ऐसे ही, तो फिर मैं अगली बात कर सकता हूँ। जिस तरह हमें कहा गया हुआ कि आपने खाना आराम आराम से खाना है, उसका यही मतलब है कि जब आप एक नवाला चले गए तो उसको थोड़ा टाइम दें ताकि दूसरे नवाले के लिए ये लुआब बन जाए, तो ताकि वो लुब्रिकेट हो जाए और नीचे चले जाए, फिर ये स्टमक में जाके आगे इंटेस्टाइन से फिर अब्जॉर्ब होके फिर ब्लड में आ जाता है, तो इस तरह ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। दूसरा, घर के अंदर आपने अपनी डस्टिंग प्रॉपर करनी है, अपनी बेडिंग को गर्म पानी से हफ्ते में 1 दिन धोना है, फिल्टर्स, एसी के फिल्टर साफ़ करने हैं, तो उससे आपकी एलर्जीज कम हो जाएगी। आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम एक और घरों में आ रही है वो आ रही है पेट्स। हाँ जी, वो लोगों ने बहुत रखे हुए जी, पेट्स की वजह से लोगों में बहुत एलर्जी में फंस जाते हैं, और वो उनको जब कहा जाता है कि ये पेट छोड़ दें, कहते हैं नहीं, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, हम एलर्जी के साथ रहते हैं। तो चले, बस ऐसा चल रहा है। तो मकसद ये है कि ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, एलर्जी का, और ये नाक की छींके, नाक से पानी, केरा ज़्यादा हो जाना जिसको कहते हैं, इन सब की वजूहात ये एलर्गन्स हैं, ठीक है, पोल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले तो इनको आपने अवॉइड करना है, नाक की सफाई का ख्याल रखना, तो आपकी बहुत सारी आप नाक की बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा सर, यहीं से रेलिवेंट सवाल, जैसे आपकी बात से एक बात निकली थी केरा, अब केरे के ऊपर इतनी कन्फ्यूजन होती है कि डिफरेंट नीम हकीम जो है ना उसके ऊपर बेशुमार अरक फक्कियाँ, मौजूने वो बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर हमने देखा अगर वो किसी क्लिनिकल ट्रायल में चले जाएं तो वो एंटीबायोटिक का बेशुमार उसको वो शुरू कर देते हैं। तो केरा तो बेसिकली बकौल आपके और हम भी ये समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मिथ है लोगों की जो बनी हुई है। अब ऐसी सूरत हाल में लोग ये समझते हैं कि मुझे दिमागी कमजोरी होगी, इसमें कितनी हकीकत है? एक तो ये है कि जो नॉर्मल जिसको केरा होता है ना वो वाइटिश होता है, ठीक है, सलाइवा टाइप होता है, थूक की तरह का, दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर कभी वो येलो हो जाए, ऐसे करके उसने फेंका तो येलो है या ग्रीन है, तो वो तो बताता है कि थोड़ी सी इन्फेक्शन है, ठीक है। अब वो ये समझते हैं कि ये पता नहीं दिमाग से आ रहा है, ठीक है। अब ये लोगों की अपनी सोच है जो सदियों से चली आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब वो इंटरनेट पे जाते हैं तो गूगल के ऊपर वो एक उनका ना दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, ऐसे वो आके लड़ते हैं हमसे कि नहीं जी आपको नहीं पता ये दिमाग से आ रहा है। अब उसको हम कहते हैं यार कोई ताल्लुक नहीं है दिमाग से, वो कहते हैं नहीं ये दिमाग से ही आ रहा है जी, वहाँ दिमाग से। अब ये इसको हमने फिर अब नाम दिया है इडियट सिंड्रोम, ठीक है। ये इंटरनेट डिराइव जो इन्फॉर्मेशन है ना जी जी, तो वो हमने अपने नुस्खे पे लिखा होता है कि इस बंदे से ये पढ़ के आया, वो अपने आप को जिसको दिखाने आया उससे भी बड़ा अपने आप को समझता है। तो ऐसे लोग फिर वो साइकोलॉजिकली इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो एक डॉक्टर से दूसरे और मुख्तलिफ दवाइयाँ खा के वो और बीमारियाँ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक तो हम गले की बात करते हैं, तो मेरे से चूँकि जैसे ही आपका प्रोग्राम का लोगों को पता चला तो मेरे से कल एक मुफ्ती साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी हमारे जो कुर्रा हजरात होते हैं इनके गले ख़राब होने की वजह क्या होती है? जी, अब आप इस तरह समझ लें, पहली बात तो ये है कि हर बंदे के अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है, ठीक है। कोई दौड़ लगाएगा 1 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर आराम से लगा लेगा, कोई एक में थक जाएगा, हर बंदे का अपना स्टैमिना है। इसी तरह आवाज़ जो है ये वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट से निकलती है, यहाँ पे 2 तारें होती हैं बारीक बारीक। अब वो तारें जब आपस में मीट करती हैं तो नीचे से हवा जब हम निकालते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। अब उसको आप समझ लें जिस तरह गिटार की तारें होती हैं, बारीक की पतली आवाज़ है, फिर सुरें बनती, मोटे की और मोटे की और मोटे की और। अब ये कैपेसिटी हर एक में नहीं होती जी, ठीक है, ठीक है। कई बहुत वोकल होते हैं, कई नहीं होते, उनका गला जल्दी बैठ जाता है तो वो थक जाती हैं वोकल कॉर्ड्स ऐसे ही। या आप इसको ये समझ लें कि ज़्यादा बोलने से, जिस तरह हम ज़्यादा डंबल करें जी, ऐसे ही एक साइड पर डंबल करें, इधर ना करें तो इधर वाले मसल मोटे हो जाएंगे, इसी तरह उनके ये मोटे हो जाते हैं। जैसे फेरी वाले होते हैं, सब्जी वाले, शुरू में बड़ी अच्छी आवाज़ लगा रहे होते हैं, 5 साल के बाद उनकी आवाज़ होर्स हो जाती है, फिर उनकी आवाज़ की वो क्वालिटी नहीं रहती, ठीक है। इसी तरह कारी साहबान, ये भी इनको भी ज़्यादा बोलना पड़ता है तो उसकी वजह से फिर उनकी आवाज़ जल्दी बैठ जाती है।
इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि ज़रा इसको मिनिमाइज़ करें। ये प्रॉब्लम होती है कारी, टीचर्स, सिंगर्स, वेंडर्स जिनको ज़्यादा बोलना पड़ता है। ठीक है, सबको नहीं होता, फिर उनमें वो वाइब्रेशन की वजह से उसके ऊपर एक पॉलिप बन जाता है, एक दूध बन जाती है। ठीक है, उसको एक तो वोकल नड्यूल होता है जिसको सिंगर्स नड्यूल भी कहते हैं, टीचर्स नड्यूल भी कहते हैं, वो बन जाते हैं, पॉलिप बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है और आवाज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपनी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा ना बोलें, शाउट तो बिल्कुल ना करें। प्लस इसके अंदर दूसरा होता है आपका रिफ्लक्स। ठीक है, स्टमक का एसिड आके ऊपर जब लेरिंक्स में जाता है तो वो भी ये आपकी वो भी प्रॉब्लम कर देता है। ऊपर से आपने खाना खाया होता है, फिर अब कोल्ड ड्रिंक पी के ऊपर से तकलीफ। अब ये बड़ा बाज़ का सेंसिटिव मामला हो जाता है। मसलन छठे रोज़े कारी साहब आ गए, आवाज़ उनकी बैठी हुई थी, तो मैंने नुस्खे में सबसे पहले मैंने कहा जी आप फ़िलहाल ना आप तरावी पढ़ानी बंद कर दें। तो वो तो मेरे से लड़ पड़े, पता नहीं फतवा ही शायद जारी कर दिया कि काफर हो गया। मैंने कहा यार मैं किधर फंस गया हूँ। मैं कहा जी अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब एक बंदे के घुटने में सोजिश है, दर्द हो रही है, तो उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा भागो, ऐसे ही, ठीक है ना। तो मैंने इस सेंस में आपको कहा कि आप तो नहीं आपने ये मुझे तरावियों से मना किया, मैं नहीं करता, चले गए। मैंने कहा अच्छा चलो जी बर्दाश्त कर लेते हैं। 24 रोज़े में फिर आए तो उनकी आवाज़ नहीं थी, इंटरप्रेटर साथ था, वो बोल रहा था, कहते इनकी तो अब आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो मैंने कहा कारी साहब तरावियाँ पढ़ानी शुरू कर दें। कहते अब तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। मैं कहा यही बात तो छठे रोज़े मैंने आपको कही थी कि सब्र कर लें तो बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए फिर वॉइस रेस्ट सबसे पहले है। ठीक है, फिर अगर किसी का उससे भी ठीक ना हो तो फिर हम उसको सर्जरी से उनको ऊपर से उतार देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि वो तारें पतली हो जाएं तो आवाज़ दोबारा वापस आ जाए। तो वॉइस का जो सबसे ज़्यादा है वो आपके बोलने से है। ठीक, नंबर 2 आपके स्टमक से है कि एसिड जो आता है उससे वो ख़राब होती हैं। और तीसरा कोई भी इन्फेक्शन हो नाक कान गले की, वो जब नीचे गिरती है तो उसके ऊपर तो उससे भी मतलब क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, बार बार जिन बच्चों के गले ख़राब होते हैं उनकी आपने आवाज़ देखी हुई होर्स हो जाती है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों पे एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा सर, दूसरा इसी से रेलिवेंट एक सवाल होता है कि लोग आते हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, तो उनको गिल्लड़ बने होते हैं, या तो एक साइड बहुत ज़्यादा स्वेल होती है या दोनों ही बहुत होती हैं। और दूसरा इसी के साथ रेलिवेंट सवाल है कि जो टॉन्सिलाइटिस के मरीज़ होते हैं उनको बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ठीक, पहले तो गिल्लड़ पे आ जाते हैं। गिल्लड़ एक वो तो बहुत वास्ट उसकी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब बच्चे या बच्चियाँ ख़ास तौर पे जब वो आती हैं 13-14 साल की एज में, तो उनके अंदर एक हार्मोनल चेंज आती है, ठीक है सर, जिसकी वजह से उनका गिल्लड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में। जी सर। दूसरा फिर प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि लोगों के ये हो जाते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल हैं, जो आपकी फिजियोलॉजी के साथ उनके हार्मोनल चेंज की वजह से आ जाते हैं। जी सर। फिर गिल्टियाँ बन जाती हैं अंदर ग्लैंड में, वो किसी को भी बन सकती हैं। ठीक है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है पानी में, उन इलाकों में ज़्यादा हो जाता है, बाकी दूसरे इलाकों में भी होता है। तो उसके लिए तो फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, फिर उसके अंदर 2 तरह के नोड्यूल आ जाते हैं गिल्टियाँ। एक आप समझ लें कोल्ड होती है, जो एक डाई हम इंजेक्ट करके देखते हैं, वो नहीं आती। उसके अंदर चांसेस होता है 10% चांस होता है कि वो बाद में जाके कहीं कैंसर ना बढ़ जाए। ठीक है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं या एक नीडल बायोप्सी करा लेते हैं। ठीक है। अगर उसके अंदर सब कुछ ठीक है तो हम उनको कहते हैं ठीक है आप चलते जाएं, अगर उसका फंक्शन ठीक है तो ठीक है। लेकिन जब उसका साइज़ इतना बढ़ जाए कि वो आपकी सांस की नाली या आपके खुराक की नाली पे प्रेशर डालना शुरू कर दे, तो फिर हमें उसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। जी सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर रशीद साहब, जो कि कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट है, यानी नाक कान गले की अमराज के माहिर हैं। आपने देखा कि सर के साथ जैसे ही मैंने बात का आगाज़ किया तो हमने बेसिकली अभी गले के ऊपर बात की, गले का फंक्शन, फिर इसके बार बार ख़राब होने की जो वजूहात होती हैं इन सारे मामलों पर। तो कहीं मत जाइएगा, इस वक्त हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। बेसिकली ये प्रोग्राम आपके नाक कान गले के जितने भी अमराज हैं
उनके ऊपर हम सारी बात कर रहे हैं। चूँकि मेरे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर रशीद साहब, जो कि कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं LGH हॉस्पिटल के, और नाक कान गले की अमराज पे एक बेहतरीन किस्म की अपनी गिरफ्त रखते हैं। तो डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बता रहे थे कि गले के मसाइल वगैरह क्या होते हैं। तो अब हम बात चूँकि कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, अब ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाएंगे और बात यही करेंगे कि टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का मसला होना या इसके साथ जो लोग थायरॉक्सिन वगैरह खाते हैं, तो इनका लाइफस्टाइल आगे क्या होना चाहिए। जी सर। टॉन्सिल्स जो है, देखें ये बॉडी के अंदर एक लिम्फाइड टिश्यू होते हैं। जी सर। चूँकि हमारी पोर्टल ऑफ एंट्री ये है, तो यहीं पे ही पूरा एक रिंग होता है, जिनमें से एक टॉन्सिल्स हैं और एक एडिनॉइड है। ठीक है सर। ये जरासीम को पकड़ते हैं और उनको फिर ब्लड में जाके उनको बॉडी से निकालते हैं। तो एक किस्म के तो ये चौकीदार हैं बॉडी के। ठीक है सर। लेकिन हमने देखा कि 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टॉन्सिल्स बहुत बार बार ख़राब होते हैं, साल में 4 दफ़ा। तो उसका एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि अगर साल में 4 दफ़ा आपके टॉन्सिल्स ख़राब हो जाएं, बुखार चढ़े और एंटीबायोटिक खानी पड़े, ठीक है, और ये 2 साल तक ऐसे हो, यानी कि 2 साल में 8 दफ़ा अगर हो जाए, तो हम कहते हैं जी ये टॉन्सिल्स अब नकारा हो गए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर 1 साल में 7 दफ़ा हो जाए, तो उसको भी हम यही कहते हैं कि इनको बॉडी में अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और भी चौकीदार हैं, ये चौकीदार जो हैं ये चोरी कर रहे हैं। ठीक है। अब ये क्यों होता है? ये नेचुरली होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ सारे बच्चे खाते हैं केचप, चिप्स, ये वो, पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन सबके गले ख़राब नहीं होते। 5% बच्चों के, लिहाजा हम उन चीज़ों को तो अब नहीं कह सकते कि उनकी वजह से हुआ है। अगर उसकी वजह से तो सबके होने चाहिए। अब ये एक क्लास के अंदर कोई 5 बच्चे होते हैं, अगर 50 की क्लास है, या अगर 5% आप उसको हम काउंट कर लेते हैं जो बार बार ख़राब होते हैं। अब इसको लोग जब आते हैं तो उनको हम कहते हैं जिनके गले ख़राब है, टॉन्सिल्स ख़राब हैं, इनको अब बॉडी में नहीं रहना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो होते ही रहते हैं, ये चिप्स खाने से हो गए, तो जबकि बाकी बच्चों के नहीं हो रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको ये समझाना पड़ता है। ठीक है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? ठीक है। जब से तो एंटीबायोटिक पैदा हो गई 1940s से, जी ऐसे, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन कम हो गई। कंट्रोल। कौन सी कॉम्प्लिकेशन कम हुई? हार्ट की। ठीक है। ठीक है, मायोकार्डाइटिस होता था उससे। ऐसे, किडनी की कॉम्प्लिकेशन कम हो गई। ठीक है। आर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की कॉम्प्लिकेशन कम हो गई, जो कि टॉन्सिलाइटिस से होती हैं। जी ऐसे। ठीक है। 1 दफ़ा साल में, 2 दफ़ा गला ख़राब होने को हम नहीं कंसिडर करते, मिनिमम 4 टाइम्स साल में इन ईयर। हाँ जी। अब ये कॉम्प्लिकेशन तो एंटीबायोटिक खा खा के हमने कवर कर ली। ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ठीक है। ठीक है, उसमें लिवर, किडनी, वो लहदा। उसके अलावा बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया एंटीबायोटिक की वजह से। उसका कद छोटा रहना शुरू हो गया, उनका साइज़ छोटा। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब टॉन्सिल्स ख़राब होते हैं, तो जाहिर है आप इस तरह समझ लें, एक घर है, किसी एक कमरे में अगर आग लगी हुई है ऐसे, तो दूसरे कमरों में जा सकती है। जी ऐसे। तो ENT क्यों इकट्ठा है कि यहाँ से टॉन्सिल से इन्फेक्शन नाक, कान और नीचे लेरिंग्स। अभी जो मैंने आवाज़ ख़राब होने का कहा था, बच्चों में आवाज़ ख़राब होगी। सबसे कॉमन क्या है इसके अंदर कि कान में दर्द और कान बहने वाले शुरू हो जाते हैं। अब उसकी सुनाई ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फिर जब उनका टॉन्सिल्स का एक लहदा ऑपरेशन करना पड़ता है फिर कान के लिए। एक ऑपरेशन नहीं कराया टॉन्सिल का, तो फिर कान का भी कराना पड़ा बाद में। टॉन्सिल्स का तो फिर होना है। फिर वहाँ से इन्फेक्शन अगर हो जाएगी तो नीचे लेरिंग्स में और ट्रेकिया में, लंग्स में चले गई। ऐसे बच्चे उमूमन जिनके टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, वो मुंह खोल के सोते हैं, ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अल्लाह ताला ने तो नाक बनाई है ना सांस के लिए। हाँ, लेकिन वो फिर मुंह तो नहीं बनाया। ऐसे नाक इसलिए बनाई है कि नाक हमारा फिल्टर है, एयर कंडीशनर है। ठंडी हवा को उसने गर्म करना है। -60 पे भी लोग रहते हैं। जब हवा अंदर जाती है यहाँ तक 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, तो +37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती है, क्योंकि इधर निमोनिया हो जाएगा। फिर डस्ट जो नाक ने पकड़नी है, स्मोक, ठंडी हवा, उसका ह्यूमिडिफिकेशन जो कंट्रोल करनी है, ये सब नाक का काम है। अब जब बच्चा मुंह से सांस लेगा तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी और अल्टीमेटली वो एस्थमेटिक बन जाएगा। तीसरा, जब वो मुंह खोल के सोएगा, हवा लग लग के उसके दांत केरीज होने शुरू हो जाएंगे। फिर ऊपर वाले दांत बाहर आने शुरू हो जाएंगे मुंह खोल के सोने की वजह से। फिर उनको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो
एक चीज को आपने बचा लिया टॉन्सिल को, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन देखें कितनी आ गई, कितने आगे। सब में नहीं आती, ये भी बात है, सब में नहीं आती, लेकिन अगर किसी में कॉम्प्लिकेशन कान की आ गई है या अस्थमा आ गया तो वो रिग्रेट करेगा ना कि यार मैं ऑपरेशन करा ही लेता। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि जब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको बता रहा है टॉन्सिल का, तो अगर आपको शक है तो आप 2-3 स्पेशलिस्ट से पूछ लें। अगर सारे यही कहते हैं तो आपको सर्जरी पे चले जाना चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आगे ख़राब होनी है उसको बेहतर किया, उसको आप बेहतर कर सकें। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट हम एक सवाल लेते हैं, और वो ये है कि आजकल हमने देखा कि लोग जब आते हैं हमारे पास तो वो हम उनका नाक कान गला तो अमूमन चेक किया जाता है ज़्यादातर क्लिनिक्स पे, तो लोगों की नाक की हड्डी बड़ी होती है, या दोनों बड़ी होती हैं या एक बड़ी होती है, इसकी सर क्या वजूहत होती है? इसकी वजूहत तो बेशुमार है। ठीक है। पहली वजह तो ये है जेनेटिक्स। ठीक है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी, या नाक भी लोगों का टेढ़ा होता है। जी जी जी, उनको जेनेटिक्स में लिखा हुआ है कि इसने इस तरह हो जाना है। नंबर 2 के ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ठीक है। मतलब कि जिनकी लंबी हो जाती है डिलीवरी टाइम, तो वो बर्थ कनाल के अंदर प्रेशर की वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। फोर्सेप्स लगाते हैं डिलीवरी में, उससे हो जाती है। जो मोस्ट कॉमन वजह है हमारे यहाँ वो है ट्रॉमा, नाक पे चोट। बच्चे गिरते हैं तो ये स्प्रिंग एक्शन होता है हड्डी का, ऐसे लगा वापस आ गया, तो कई ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्रैक आ जाता है। जब क्रैक आ जाता है तो उसने सीधा जो ग्रो करना था वो क्रैक के साथ साथ साइड पे ग्रो करनी शुरू हो जाती है, उससे नाक बंद होना शुरू हो जाता है एक साइड। फिर अल्टीमेटली दूसरी साइड की एक गदूद होती है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, नाक मुकम्मल बंद होता है, तो उसको इन्फेक्शन, एलर्जी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है। हड्डी का टेढ़ी हो, आपको कोई कंप्लेंट नहीं है तो आपने कोई सर्जरी नहीं करानी। ठीक है। मेरी हड्डी टेढ़ी है जी, ठीक है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरी कोई सर्जरी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होगी, मुझे नाक का एयर कंडीशनिंग ठीक करनी पड़ेगी, हड्डी को सीधा करना पड़ेगा। ठीक है। मुझे बार बार इन्फेक्शन होती है, साइनोसाइटिस होता है, मुझे कराना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह मैंने कहा था गले से वो बीमारियाँ, अब नाक से एलर्जी के बाद साइनोसाइटिस यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, पॉलिप्स, फिर वो आँख में भी चले जाते हैं, दिमाग में भी चले जाते हैं। तो वो आप एक चीज़ को ठीक नहीं करते तो वो दूसरी चीज़ों को ख़राब करनी शुरू कर देते। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है, लोग कहते हैं जी सर्जरी के बाद ये हड्डी दोबारा फिर बढ़ती रहती है। हाँ, हो जाता है। ये करेक्ट है कि बढ़ती रहती? नहीं, बढ़ती नहीं रहती। उसकी वजह ये है, आप समझ लें कि इस हड्डी का एक नेचुरल रिकॉइल है। रिकॉइल का मतलब आप ऐसे समझ लें वही कुत्ते की दुम वाली साहब, कि आपने उसको सीधा किया उसने फिर वैसे जाना। तो इस हड्डी के अंदर एक स्प्रिंग एक्शन आ जाता है। अब उसको बड़ा प्रॉपरली हमें उसको कट्स बना के उसके जो ये एक्शन है ना, इनको ख़त्म करना होता है। अगर तो हम वो कर लें ख़त्म तो वो सीधी रहती है, नहीं तो फिर वो दोबारा थोड़ी थोड़ी ना टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा सर, इसी से अगर हम जिद्दत की बात करें, चूँकि पहले जितने भी दौर थे उसमें बड़ी सर्जरी और कैटेगरी की होती थी, आजकल सुना लेज़र आइज़ है और ये वो, तो वो कितनी कामयाब सर्जरी? देखिए, आजकल हम करते हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। ठीक है, जिसके अंदर पहले तो नाक की सर्जरी होती थी, नाक इतना मोटा नाक हो जाता था, इतनी लंबी लंबी पट्टियाँ डालते थे। अब हम कुछ नहीं डालते, अब सिंपल हमारा एक कैमरा जाता है नाक के अंदर, एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, हम उधर स्क्रीन पे देख के उसको जहाँ जहाँ प्रॉपर तरीके से उसको करते हैं, उसकी सर्जरी कर देते हैं। और फिर हमें नाक पट्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि पट्टियाँ तभी रखनी पड़ती है जब आप ब्लाइंडली अंदर जाते हैं तो आप डैमेज करते हैं तो ब्लड आता है। अब हम प्रिसाइजली जाते हैं, वो डे केयर सर्जरी है। आप जाए सुबह गए या शाम तक, टॉन्सिल सेम डे पे हम घर भेज देते हैं शाम तक। ठीक है। 6 या 8 घंटे के बाद नाक की हड्डी सीधी करनी हो, पॉलिप्स हो, ये वो भी सेम डे भेज देते हैं। इवन थायराइड वाला हम 1 दिन में भेज देते हैं। ठीक हो गया। तो आजकल जिद्दत एंडोस्कोप आ गई, माइक्रोस्कोप्स आ गई, लेजर्स आ गए, कॉबलेशन आ गई, जदीद सर्जरी जी। तो उसकी वजह से जो सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थी ना वो कम हो गई हैं। तो जिसकी वजह से लोग अब ज़्यादा इस तरफ आना शुरू हो गए और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के ज़्यादा मसले हैं। ठीक है। ये नाक हो गया, गला हो गया, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इससे बेहतर होती है। अच्छा सर, अब हम कॉमन की तरफ आते हैं, जो कान हमारा एक हिस्सा रह गया। छोटे बच्चों में हमने देखा कि वो मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन माएँ जब लेके आती हैं वो कहती हैं ये दूध मुंह से पीता है, लेकिन कान से बाहर आ रहा है या नोज से बाहर आता है। जी। तो इसकी सर क्या रीज़न होता है? देखिए, नोज से आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि
आपका नाक भी पीछे से जाके गले में दोनों ने मिल जाता है, तो बच्चा बाज का उसको रिफ्लक्स होता है तो वो नाक से आ जाता है। ठीक है। कान से तो नहीं आ सकता। कान से जो पीप आ रही होती है उसको वो समझ नहीं कान होती का कि बाहर शायद- से सुराख अंदर गया, आगे एक अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है, जी, उस पर्दे के बाद फिर एक छोटी सी ट्यूब है जो गले में खुलती है। ठीक है। तो ना बाहर से पानी गले में जा सकता है ना अंदर से बाहर आ सकता है। ठीक है सर। वो जिन बच्चों के आता है उनका वो जो दरमियान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर्दा है ना, ईयर ड्रम जिसे कहते हैं, उसमें सुराख होता है। ठीक है। अब वो सुराख कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है जो मैंने पहले बात की थी कि टॉन्सिल्स खराब हुए, उससे इन्फेक्शन अगर कान में complication- गया, वहाँ पे प्रेशर बढ़ा, पस को निकलने की जगह नहीं मिली, वो पर्दे को फाड़ के बाहर आ गया। ठीक तो छोटे बच्चे चूंकि वो लेट कर दूध पीते हैं और उनकी वो ट्यूब जो पर्दे तक जाती है ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक है। तो बाज़ का वो दूध उधर चले जाता है, बाद में वहाँ से इन्फेक्शन चले जाती है, बच्चा रो ही जा रहा है, माँ को नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, उसके कान के अंदर इन्फेक्शन गई हुई है, कान के अंदर वाले हिस्से में। ठीक है। अब वो वापस गले में भी नहीं आ रही, अब उसको एस्केप चाहिए, कहीं पे निकलना है, पस ने, ठीक है। वो पर्दा थिन होता है, वो उसमें फाड़ के बाहर आ जाता है, फिर वो ऐसे बच्चों के बहने वाले कान बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो तो कान लिहाजा रहते हैं। छोटे बच्चों में कोशिश करनी चाहिए कि सीधा लटा कर ठीक है। उनको फीडर ना दिया जाए। ठीक है। ठीक है, थोड़ा उठा के रखा जाए पिलाने के बाद भी, ताकि रिफ्लक्स की वजह से उधर दूध ना जाए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये होता है कि आजकल हम देखते हैं जो बड़ी उम्र के लोग भी हैं, ये बाहर काम करते हैं, इवन के साफ सुथरे लोगों को भी हम देखते हैं, उनके कानों के अंदर वैक्स बहुत बनती है, मैल। तो ये वैक्स बनने का अमल क्या है, फिर इसको निकाला कैसे जाता है? देखिए जी, वैक्स भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ठीक है। ठीक है, स्किन के ऊपर आपने देखा होगा ऑयल निकल आता है, तो स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है। जी ठीक है ना, हीट से, डस्ट से, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। मतलब लेदर कोई भी हो तो उसको जब पॉलिश होता रहे तो वो अच्छा रहता ऐसे ही है। है। तो कान का जो बाहर वाला हिस्सा है पर्दे से पहले ये स्किन ही है, ठीक है। स्किन ही अंदर गई है। अब यहाँ तो अल्लाह मियाँ ने ऑयल पैदा किया, वहाँ पे वैक्स पैदा की। ठीक है। वैक्स का कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम ये है कि एक तो वो आपको खारिश नहीं होने देती, ठीक है, अंदर तक। लुब्रिकेंट है। नंबर 2, उसके अंदर अल्लाह ताला ने दर्द की मेडिसिन डाली हुई है। ठीक है। उसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी एलर्जी, हर किस्म की दवा है। ठीक है। प्लस उसके अंदर उसका ये भी करैक्टर है कि कान में कीड़ा नहीं जा सकता उसकी मौजूदगी में। ठीक है, वो ठीक वहीं है। पे फंस जाएगा। हाँ जी। अब हम उसे कह देते हैं मैल है। अब मेरे सामने आगे जो कहता है ना, डॉक्टर साहब मेरे कान में मैल है, मैं कहा अल्लाह ताला की नेमत है। ठीक है। फंसना कुदरती तौर पे किसी की फंस सकती है अगर उसकी वो जो बाहर वाली कनाल है वो ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी है तो, या उसकी बड़ी थिक वैक्स है तो फंस सकती है। ठीक है। अदरवाइज हम खुद फंसाते हैं। ठीक है। कॉटन बड, पिन, उसको आगे धकेल देते उंगली और ऐसे ऐसे मसल रहे हैं। क्यों? जिस तरह वो केरे को गंदी चीज़ समझते हैं, ठीक है, इसी तरह वैक्स वो इसको गंदी चीज़ समझते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, ये मूव कर रही है स्किन, ठीक जिस तरह हम इधर करते हैं तो स्किन के जो डेड सेल है वो बाहर आते है, हैं, ऐसे। इसी तरह वैक्स जब बनती है तो वो मूव कर रही होती है ठीक है। और गोलियां छोटी छोटी बन के बाहर गिर जाती हैं। ठीक है। अब बड़ी स्मूथ है स्किन। ठीक है। अब स्मूथ चीज़ पे कोई चीज़ रखेंगे ऐसे चली जाएगी, लेकिन अगर इसमें मैं कट्स डाल दूं वो तो निकलने में वो प्रॉब्लम अटकनी शुरू हो जाएगी। तो जब हम कोई चीज़ अंदर मारते हैं तो कट्स आ जाते हैं, वो फिर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, ठीक। फिर बंद होती है। फिर उसके ऊपर पानी अगर चले जाए, नॉर्मली तो पानी नहीं जाता, ठीक है। अब वैक्स ने अगर पानी जज़ब कर लिया वो फूलेगी, कान बंद हो जाएगा, फिर वो कुछ निकालने की कोशिश करेगा, जख्म होगा, फिर इन्फेक्शन होएगी, फिर उसको दर्द शुरू हो जाएगी, फिर वो डॉक्टर के पास आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहले मेरे, अगर आप कोई भी प्रेस्क्रिप्शन देख लें, सबसे ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, कान में खारिश या सफाई मत करें, सुई, तिनका, कॉटन बड, टिशू का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। ये मैं एक स्टैंप बना के लगा दिया। मैं तो पिछले 25-30 साल से इसके ऊपर कैंपेन शुरू की हुई है कि ये कॉटन उसमें बड, कुछ ना करें। इवन आप कॉटन बड का आप डब्बा देख लें, ठीक है। उसके ऊपर पढ़ लें सिर्फ। ठीक है। मैं पब्लिक मैसेज यही मैं देना चाहता हूँ कि उस डब्बे पे पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। उस पे लिखा हुआ है नॉट मेंट फॉर ईयर, तो हम वही चीज़ कान में मारते हैं। ठीक है। ठीक है। अपने टीवी को तो हम चेक करवाते हैं जाके स्पेशलिस्ट कोई ढूंढ के। तो कान बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, एक दफ़ा पर्दा फट जाए तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वहाँ से इन्फेक्शन दिमाग को भी चले जाती है। आप हॉस्पिटल में आके देखें, लोग
दिमाग के अंदर एब्सेस बनी होती है सिर्फ इसलिए कि कान में चीज़ मारने की वजह जी से। सर। और डायबिटिक को तो खास तौर पे कान को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जी सर। सर, नाजरीन ने आपकी गुफ्तगू सुनी और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन स्टूडियो में जब हम होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती है। अब हाँ, हमारे हाँ। पास 1 मिनट है आखिरी, उसमें अगर कोई आप मैसेज देना चाहें, लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मैसेज तो पहले सबसे पहले तो मैं मैसेज दूंगा। मैसेज यही है कि जो मैंने भी कान के बारे में बताया, इसी तरह नाक के बारे में बताया कि कहीं इनमें कोई चीज़ डालनी नहीं, इंसर्ट नहीं करनी। इनमें ख़राबी आ जाए तो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। और गले के लिए मैंने कहा कि बहुत वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, ये चीज़ें ख़राब करती हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी। तो हर चीज़ आप नॉर्मल तरीके से करें और गूंद करके पानी पिया करें, 2-2 गिलास 3-3 इकट्ठे नहीं, थोड़ा करके। इसी तरह नाक को भी साफ़ रखा करें, जो तरीका मैंने बताया कि पानी के साथ। और कान सेल्फ क्लीनिंग अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है, आपने ख़ुद से इसके अंदर कोई चीज़ नहीं मारनी। आपको तो इंटरनेट के ऊपर इतनी चीज़ें अब मिल जाती हैं, वो मार के ख़राब करके आ जाते हैं। तो अगर इसके बावजूद ये पब्लिक सर्विस, ये कॉमन चीज़ें मैंने बताई हैं, किसी को अगर मेरी खिदमत चाहिए होंगी तो मैं इंशाल्लाह लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये हेल्थ स्पेशल टीवी वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी बातें की, और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको बड़ा मज़ा आया होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने डिटेल गुफ्तगू करने की कोशिश की, जिसमें हमने नाक, कान, गले के ऊपर, इसके ऊपर जितनी भी मिथ्स थी और फैक्ट थे, उन सब बातों के मामलात के ऊपर बात की। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हम नई चीज़ें जो रह गई हैं बाकी, उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।